हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, यदि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में उपस्थित है तब की मोलरता क्या हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोलरता है, ये मोलरता इक्वल होती है किसके? मोलरता होता है भार अपॉन अणुभार इनटू विलियन का आयतन। और ये जो आयतन है, ये अगर ml में है तो अपन ऊपर क्या लगाते हैं? 1000। तो इसको इसमें लिख दो। भार कितना दे रखा है? 5 ग्राम। 1000 अपॉन अणुभार कितना दे रखा है इसका? 40। NaOH का अणुभार कितना था इसका? 23 प्लस इसका 16 प्लस इसका 1, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 40 इंटू 450 ml। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन, ये हो जाएगा 180। तो 5/18 कितना होता है? 2.7 होता है। 2.77। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.78। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2.77 आएगा 5/18 से। तो अपना इसके नजदीक जो भी है उसको अपन लिख सकते हैं। तो ये अपना सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अपना प्रथम कोटि डिग्री की कई क्या है? तो आपको पता है प्रथम कोटि या कोई सी भी कोटि उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? तो इसमें सांद्रता 1 - n और समय इनवर्स, और समय को किस में लिखते हैं अपन? सेकंड में लिखते हैं, तो इनवर्स। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो सांद्रता 1 - n का मतलब कोटि, और कोटि लिखेंगे तो कोटि की वैल्यू कितनी है प्रथम? तो 1 - 1 कितना हो गया? 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब ये 0 हो जाएगा, तो किसी की पावर अगर 0 है तो उसको अपन क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ये अपना था। ठीक है, नेक्स्ट आरएनएस समीकरण k बराबर a e माइनस a अपॉन RT का स्लोप क्या है? तो ये स्लोप ये दे रखा है माइनस a अपॉन R, क्योंकि ये स्लोप कब होगा? जब अपन k और 1/2 के बीच में, k और 1/2 के बीच में क्या करेंगे अपन? प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो अपना जो m आएगा वो क्या आएगा? E अपॉन R। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? -EA अपॉन है। फिर एक उत्प्रेरक का प्रयोग किस अभिक्रिया परिवर्तन को दर्शाता है? उत्प्रेरक का प्रयोग, अब उत्प्रेरक का आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के अंदर, जैसे ये एक अभिक्रिया है इस तरीके से, अब बिना उत्प्रेरक के है तो ये इसकी सक्रिय ऊर्जा होती है, और उत्प्रेरक होगा तो उसकी सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। तो अभिक्रिया की एक्टिवेशन ऊर्जा यानी कि सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट अगर बात करें केलामिन एस किस धातु का है? तो केलामिन क्या होता है? ZnS। ZnS को क्या बोलते हैं अपन? केलामिन बोलते हैं, ZnS। तो ये ZnS यानी कि जिंक जस्ता। नेक्स्ट अपना हो जाएगा 3D श्रृंखला में नीचे दिए गए किस संक्रमण धातु की ऑक्सीजन अवस्था अधिकतम है? तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनमें सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था अगर अपन देखें तो वो किसकी होती है? मैग्नीज की। कहां से कहां तक होती है? +2 से 7 तक होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। और अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था किसकी होती है, तो ओस्मियम कितनी होती है? +8। ठीक है, तो इस तरीके से Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? अब Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या आपको पता है कि Mn जो है वो कितने पे होता है? 25 इसका आर्गन 3D 10 4s2। अब Mn+2 का निकाल रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? आर्गन 3D 10। अब ये आर्गन 3D 10, सॉरी मैग्नीज है ना, तो 3D 5। अब इसमें डी के अंदर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 5। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल दिया तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? √n है। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 + 2 और ये कितना हो गया? √3 5
और 36 का कितना होता है 6 होता है, तो इससे थोड़ा सा कम यानी कि 5.92। तो ये अपना आंसर होता है सेकेंड। ठीक है, तो आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक मास लिखोगे, उसके बाद में उसको कितने एयूपिक इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करोगे, और फिर ये फॉर्मूले में आप इसको यूज करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 100 में कितने 60% आंकड़े होते हैं, तो 60% का अगर कैलकुलेट करने हैं आपको तो 60% अशून्य जो भी होते हैं अशून्य, अब अशून्य जो भी है वो क्या होते हैं सारे 60% होते हैं। अब ये 60% का अशून्य, तो इसमें अशून्य एक ही है, इसमें एक इसका क्या हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है तो उसका प्रतीक क्या है, बाह्य कंपोज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 है, तो इसका मतलब s में आएगा। p6 भी दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं 18वें ग्रुप में, और 18वां ग्रुप यानी कि अक्रिय गैस, तो हीलियम में तो होता नहीं, नियोन है, तो टोटल कितने हो गए 8 और तो 10, ये 4 वाला है तो ये दूसरे आवर्तन नहीं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा आर्गन। ठीक है, 3s2 3p6 और 4s2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन सदस्य परमाणु बोर्डिया का सूत्र, तो ये तो उसमें आप जानते हो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z, तो ये तो इसका फॉर्मूला है सीधा डायरेक्ट। निम्न में कौन सा कथन सही है, आयनिक यौगिकों का गलनांक कम होता है, आयनिक यौगिक वैन डेर वाल बल से बंधे रहते हैं, आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक और दिशाहीन होता है। याद रखना आयनिक यौगिक जो भी होते हैं वो जैसे ये अपना प्लस है, प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड रखता है, एक आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किसी के साथ में लग सकता है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव जहां पे भी इसको नेगेटिव मिले वहां पे ये इसके साथ आकर्षित हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, दिशाहीन है, और दिशाहीन होने के कारण ये अपन कहते हैं कि आयनिक यौगिक कभी भी समायोजकता प्रदर्शित नहीं करते, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सही है थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वुर्टचिट यानी कि जेडएनएस की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, तो ये नॉलेज बेस्ड है, इसमें क्या हो जाएगा अपना 4:4। ठीक है, जैसे NaCl है तो NaCl में क्या होता है 6:6 होता है, वैसे ही जेडएनएस में क्या होता है 4:4 होता है, यानी कि एक जिंक है वो 4 सल्फाइड से घिरा होता है और एक सल्फाइड है वो 4 जिंक से घिरा रहता है। वेसेबर सिद्धांत के अनुसार I3- का आकार क्या होगा, तो पहले अपने को I3- का क्या कैलकुलेट करना है, इसका संकरण। अब संकरण कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 × 3 और +1 तो टोटल कितने हो गए 22। अब 22 पे इसका डिवाइड करेंगे अपन 22 पे 8 का, और ये कितना हो जाएगा 16, फिर 6 2 3, तो ये 5 और 5 का कितना हो जाएगा sp3d। ठीक है, तो sp3d, लेकिन आप इसमें अगर बात करें तो इसमें लोन पेयर भी है, तो sp3d आकृति तो अलग होनी चाहिए, लेकिन इसकी आकृति क्या होती है रैखिक होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रथम आवर्त में प्रथम आयनीकरण ऊर्जा किसका सही क्रम है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे कम क्या होता है प्रथम वर्ग की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है 18वें वर्ग। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होती है 18वें वर्ग की, फिर 7वें वर्ग की, फिर 15वें वर्ग की, फिर 16वें वर्ग की, फिर 14वें वर्ग की, फिर 13वें, इसमें दूसरे वर्ग की, फिर 13वें वर्ग की, और फिर पहले वर्ग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये 18वें वर्ग का है, ठीक है, ये 17वें वर्ग का है, ये 16वें वर्ग का है, ये 15वें वर्ग का है, तो इसमें तो चेंज हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर ये 18वां, फिर ये 7वां, ये फिर 14वां, ये 15वां, और ये 14वां वर्ग, 16वां वर्ग, और ये 14वां वर्ग, फिर ये दूसरा वर्ग, फिर ये 13वां वर्ग, और ये फर्स्ट वर्ग। तो इसका मतलब ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ये वर्ग संख्या है। अब आपको याद रखना है कि किसके आयनन विभव है वो सबसे ज्यादा होती है, तो 18वें वर्ग की सबसे ज्यादा होती है, 7वें वर्ग की, फिर 15वें की, 16वें की, इस तरीके से ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर सेकंड। यदि एक गेंद का द्रव्यमान 0.1 kg और वेग इतना दे रखा है तब उसकी क्रम दे क्या होगी,
तो तरंग दैर्ध्य के लिए याद रखना लैम्डा इक्वल क्या होता है, h अपॉन mv होता है। h की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन m की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू v की वैल्यू दे रखी है 10। अब आप इसमें कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 1 ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ओके 0.1 है तो मैंने 1 लिख दिया इसमें, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, यही तो रहेगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, तो सेकंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें एजी का कौन सा से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो एजी आपको पता होना चाहिए कौन से ब्लॉक का होता है, तो डी ब्लॉक का होता है। डी ब्लॉक में भी कॉपर, एजी और एयू। इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या आता है, आर्गन, इसमें क्या आता है, क्रिप्टॉन, इसमें क्या आता है, ज़ीनॉन। ये कौन से ग्रुप का है, 3D का, ये 4D का, ये 5D का। इसमें 10 लिखते हैं, इसमें 4D 10, तो ये आप देख लो कौन सी का हो जाएगा, क्रिप्टॉन 4D 10, तो ये अपना सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट H2O का बंध कोण कितना होता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए H2O जो है उसमें H2O का संकरण अगर अपन बात करें तो क्या रहता है, sp3, और इसकी आकृति इस तरीके से होती है। ये इसमें दो लोन पेयर हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। sp3 का होना तो कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन होता कितना है इससे कम, क्योंकि ये लोन पेयर के बीच में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा, तो लगभग कितना रहता है, 104.5 डिग्री, या तो 104.5 डिग्री, या फिर इसमें ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 104 में, या फिर 105 में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें निम्न में से कौन सा उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम आप फ्लो जानते हो क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा है वो कार्य और उष्मा की योग की क्या होती है, बराबर होती है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट PCl5 PCl3 और Cl2 500 केल्विन पर साम्य अवस्था है, उनकी सांद्रता 1.59, PCl इसकी दे रखी है, और इसमें अभिक्रिया के साम्य अवस्था कांस्टेंट की गणना करो। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो इसमें PCl5 है वो चेंज हो रहा है किसमें, PCl3 प्लस है Cl2 में साम्य अवस्था में। अब इसमें वैल्यू दे रखी है, पहले कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे, तो Cl2 की सांद्रता PCl3 की सांद्रता अपॉन PCl5 की सांद्रता, तो Cl2 की सांद्रता इसमें दे रखी है कितनी, 1.59 इंटू PCl5 की भी PCl3 की दे रखी है 1.59 अपॉन PCl5 की कितनी दे रखी है 1.41। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे तो अपना जो भी आंसर है वो क्या आ जाएगा, लगभग 1.7 में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, तो O2F2 में से डायरेक्ट एक्स मेथड से भी निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो O2F2 जो भी है उसके अंदर ये क्या लिखोगे, 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या हो गया +2, x इक्वल क्या हो जाएगा +2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा +1, तो ये अपना ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 में कितने सिग्मा और पाई बना, तो देख लो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर कैलकुलेट करना है तो इसको फैला के अगर लिखें अपन तो इस तरीके से लिख सकते हैं CH3H। अब इसमें सिग्मा 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 और सिग्मा, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 सिग्मा और ये 1 पाई और ये 2 पाई। ठीक है, तो 9 सिग्मा और 2 पाई। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें निम्न में से कौन सा वैद्युत कण संचलन है, तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेह, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में तो यही वैद्युत कण संचलन लिखा हुआ था, लेकिन इंग्लिश के पेपर में इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेह।
तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन से होते हैं, जो लुईस समूह होते हैं, और लुईस समूह वो होते हैं जिसमें अष्टक न्यून यौगिक होते हैं, और अष्टक न्यून यौगिक वो होते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, कम हो। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, BF3। तो BF3 के अंदर क्या होता है, ये अष्टक न्यून यौगिक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूवी प्रकाश में मीथेन के क्लोरीनीकरण से क्या उत्पाद बनता है, तो मीथेन का अगर क्लोरीनीकरण करोगे तो कैसे कैसे क्या फॉर्म हो सकता है, तो जैसे CH4 है, इसमें HNO Cl2, तो ये हो जाएगा CH3Cl। फिर अगर रिएक्शन करवाएं तो ये CH2Cl2, और रिएक्शन करवाएं तो ये CHCl3, और आगे रिएक्शन करवाएं तो ये क्या फॉर्म हो सकता है, CCl4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। लिंडलार उत्प्रेरक क्या होता है, तो PDCaCO3 होता है, PDCaCO3 भी बोल सकते हैं इसको, या PD प्लस कार्बन भी कह सकते हैं। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, एक प्रकार से सेकंड ठीक है। इसके अलावा फेनेंथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पाई नहीं, ये सिग्मा है। सिग्मा ध्यान रखना आपको कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई भी कैलकुलेट करेंगे दोनों। पहले तो अपने को इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 पाई हो जाएंगे ठीक है। और फिर इसके अंदर इसको इस तरीके से या लिख देता हूं, दोबारा बना लेते हैं इसको, जैसे तो फिनेंथ्रीन के अंदर आपको क्या पूछा हुआ है, जैसे इस तरीके से ठीक है। तो ये 7 तो इसमें क्या हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, पाई बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें ये X X X X X X इस तरीके से H इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। अब इसमें क्या करना है कि कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहां से करें तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इस तरीके से इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें ऑप्शन गलत है थोड़े, पाई इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे इसमें 7, और फिर इसमें सिग्मा बॉन्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 21 और पाई रह गया हो तो उसमें चेक कर लेना, 22 स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगी तो अपने आप लिख पाओगे, और ये 23, ये 23, ये 24 ठीक है। तो इस तरीके से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड, तो ये ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट है, तो आप इसमें स्ट्रक्चर बता दिए आपको, पाई बॉन्ड बता दिए, सिग्मा बॉन्ड बता दिया ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो गोबर की खाद में कितना होता है 0.5। इजोला का उपयोग किसकी खेती में किया जाता है, तो इजोला आपको पता है किस में करते हैं, धान के अंदर करते हैं, यानी कि चावल। नेक्स्ट रेगिस्तान में पाए जाने वाले वृक्ष जो वायु प्रदूषण को रोकता है, तो आपको पता है रेगिस्तान में एक ही ज्यादातर राजस्थान का गौरव बोलते हैं जिसको खेजड़ी। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो एग्रोनॉमी यानी कि ग्रीक वर्ड है ये। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है,
एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, माइकोराइजा और जिप्सम। तो कौन सा नहीं है? जिप्सम नहीं है। तो जिप्सम तो एक प्रकार का खनिज है, ठीक है। नेक्स्ट, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपको पता ही है दूध में कौन सी होती है? प्रोटीन केसिन होती है। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज शर्करा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रेट। उसके बाद में मर्दर रसायन के जनक तो कौन सा होता है? जे थॉमस। नेक्स्ट बात करें तो मिट्टी की पीएच से क्या मिलाने से बढ़ती है? तो मिट्टी की पीएच से क्या मिलाने से बढ़ती है? कहने का मतलब यह है कि अगर अम्लीय मृदा होगी तो उसमें अपन क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। और चूना मिलाएंगे तो अम्लीय मृदा उदासीन की हो जाएगी, और उदासीन की हो जाएगी तो अम्लीय से क्या होती है? उसकी पीएच ज्यादा रहती है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? चूना, ठीक है। तो मिट्टी की पीएच क्या मिलाने से? चूना मिलाने से। नेक्स्ट, अधिकांश खाद्य फसल के लिए आवश्यक है। तो खाद्य फसल के लिए क्या आवश्यक होती है? उदासीन पीएच होती है, यानी कि न्यूट्रल पीएच। मिट्टी में पाए जाने वाला वृहद पोषक तत्व है। तो वृहद पोषक तत्व कौन सा होता है? आपको पता ही है, कैल्शियम होता है। सल्फर भी वृहद पोषक तत्व में आता है वैसे, तो कैल्शियम अपना आंसर हो जाएगा। मिट्टी में पाए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें सबसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये तो क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं और वृहद होते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। प्राकृतिक रबर की मोनोमर इकाई है। तो मोनोमर प्राकृतिक रबर की होती है बेटा कौन सा? आइसोप्रीन। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन में ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। एक होता है नियोप्रीन, वो कृत्रिम रबर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एंटाइसिड क्या होता है? तो एंटाइसिड एसिड को कम करता है, तो एसिड के कारण हमें पेट दर्द कम करते हैं, ठीक है। एंटाइसिड याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंटाइसिड का। अगर एग्जांपल देखें तो अपना आंसर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एंटाइसिड के रूप में यूज होता है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो आप जानते हो कौन सा होता है? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको किया था सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक के लिए पेनिसिलिन कब से प्राप्त किया गया था इसको, ओके। तो इस तरीके से अपन ने 2021 के सभी 40 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। किसी बच्चे के कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।